बिल्कुल आसान अल्फाज में कि ये क्लाइमेट चेंज जो है ये है क्या? देखिए 18वीं सदी से पहले तक क्लाइमेट चेंज एक नेचुरल प्रोसेस है। आपकी एटमॉस्फेयर में कुछ ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो मौजूद हैं। उनका मकसद ये होता है कि जब सूरज की शुआएं ज़मीन पर पड़ती हैं तो वो रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, वापस जाती हैं। तो इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से कुछ शुआएं ट्रैप होती हैं ताकि आपकी अर्थ का, ज़मीन का टेम्परेचर मेनटेन रखा जा सके, ताकि यहाँ एग्रीकल्चर ग्रो करे और यहाँ पर लाइफ सस्टेन रह सके, जो कि आपके बाकी प्लैनेट्स पर नहीं होती। तो ये ग्रीन हाउस गैस का कवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस था। 200 पार्ट्स पर मिलियन एक यूनिट होता है। हम कहते हैं कि इतनी मिकदार में हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस एक बैलेंस में एग्जिस्ट करती थी। लेकिन 18वीं सदी में जब शुरू हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन आपके कुछ ममालिक में, जो कि आज यूरोप में है, अमेरिका साइड, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट की अनचेक्ड। कोयला जलाया, फॉसिल फ्यूल्स को जलाया और इतना ज़्यादा गंदा धुआं, आलूदगी फैलाना शुरू कर दी कि उससे ये जो ग्रीन हाउस गैसेस थी, जिसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड डोमिनेटिंग गैसेस हैं, इन्होंने आपका जो है बैलेंस उनका आउट होना शुरू हो गया। यानी कि 420 पार्ट्स पर मिलियन अब हमारे पास इनका कवर है एटमॉस्फेयर में, जो कि डबल द अमाउंट है जो ओरिजिनली एग्जिस्ट करता था। अब क्लाइमेट चेंज नेचुरल नहीं रहा, उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ शामिल हो गई हैं, जो कि कुछ ममालिक की अनचेक ग्रोथ की वजह से हुई। जब उनको पता लगा, साइंटिस्ट को, कुछ इवेंट्स हुए जैसे कि लंदन स्मॉग 1952 का, इसके अलावा आपके पोल्यूशन इतना हो गई, कहीं पे एसिड रेन शुरू हो गई, फिर साइंटिस्ट ने वार्न करना शुरू किया कि ये ग्रोथ अनचेक्ड ये पूरी दुनिया को तबाही के दहाने पर ला रही है। तो आपका अगर टेम्परेचर ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से 1.5 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर गया दुनिया में, तो बारिशों का पैटर्न चेंज हो जाएगा। जहाँ बारिशें कभी नहीं हुई वहाँ भी शुरू हो जाएंगी, समंदरों का पानी बढ़ जाएगा, ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, पूरा वाटर साइकिल या वेदर साइकिल आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। सो दिस इज़ क्लाइमेट चेंज, जिसके बारे में साइंटिस्ट हमें 18वीं सदी के एंड से वार्न कर रहे हैं, जो कि अब नेचुरल नहीं रहा, बल्कि हमारी एक्टिविटीज़ ने उसको मज़ीद बढ़ा दिया। अच्छा, क्लाइमेट चेंज वैसे तो एक बैनुल अक़वामी इशू है, लेकिन जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की और जिस खित्ते में पाकिस्तान वाक़ है, तो इसके जो चैलेंजेस हैं क्लाइमेट चेंज के, वो बाकी दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान पर किस तरह से मुख्तलिफ अंदाज में असरअंदाज होते हैं? देखिए, पाकिस्तान या साउथ एशिया का खित्ता ये बहुत वल्नरेबल है और इसके बारे में एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, IPCC कहते हैं। ये पूरी दुनिया से साइंटिस्ट का एक्सपर्ट पैनल होता है जो कि क्लाइमेट पे मॉडलिंग करते हैं, स्टडी करता है। उन्होंने कोई अभी तक 6 असेसमेंट रिपोर्ट्स निकाली हैं। 6ठी असेसमेंट रिपोर्ट में उन्होंने साफ साफ लिखा कि क्लाइमेट चेंज कर तो कोई और रहा है, लेकिन भरेगा कोई और। यानी कि साउथ एशिया का खित्ता वो खित्ता है जो सबसे ज़्यादा मुतासर होगा। यहाँ के पॉपुलेशन डायनामिक्स ऐसे हैं कि यहाँ गुर्बत है, यहाँ पे फिर इन्वायरमेंट इस तरह का है कि यहाँ की कम्युनिटीज़ डिपेंड करती है नेचुरल सोर्सेज पे, जंगलात हैं, पानी है, ग्लेशियर्स हैं, एट्सेट्रा। तो वो तबाह होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि साउथ एशिया के खित्ते में जो वेदर साइकिल है, जो कि आप, जिसमें वन एग्जांपल इज़ मानसून, जो कि बे ऑफ बंगाल से आती है, वो डिस्टर्ब हो जाए। और अगर वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी है, ये बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है इनके लिए, और पानी की किल्लत वगैरह वगैरह। उस वजह से पाकिस्तान, क्योंकि हम साउथ एशिया में बैठे हुए हैं और हम ऐसे रीजन में हैं कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ की एमिशंस जो हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा हैं और हमारी नेग्लिजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन यानी ना होने के बराबर हम सफ़र कर रहे हैं दूसरों की वजह से। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि हम इस वक्त बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं। आपको भी पता है, नॉर्थ में ग्लेशियर्स हैं जिसको हम थर्ड पोल कहते हैं, और साउथ में हमारे कोस्टल बेल्ट आती है जो कि बैडली अफेक्ट हो रही है ओनली बिकॉज क्योंकि चंद ममालिक जो हैं वो अपनी एमिशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और हम अगर उस ग्रोथ पे के पैटर्न पे जाएंगे तो हम पे सैंक्शंस लग जाएंगी। सो ये आप इसको ग्लोबल हिपोक्रेसी भी कह दें, और क्लाइमेट चेंज नरेटिव तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो ये सारे ममालिक जो ये सारे काम कर रहे हैं, तो क्या इनको अंदाज़ा नहीं है कि जो आने वाला वक्त है, जो हमारा फ्यूचर है, वो किस तरह का होगा, उसकी शक्ल क्या होगी? देखिए, इनके अंदाजे की मिसाल सबसे बड़ी 2015 का पेरिस एग्रीमेंट है, जो कि सब ने रेटिफाई किया, क्योंकि सब इस बात को अंडरस्टैंड करते थे कि क्लाइमेट चेंज है, ये एक रियलिटी है, और इसमें हमारी शेयर्ड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रिंसिपल, यानी कि हर एक पे अलग अलग तरीके की जिम्मेदारी है क्लाइमेट एक्शन लेने के लिए। जो अमीर ममालिक हैं वो बाउंड हैं कि वो गरीब ममालिक को पे करें और रेपरेशन से, जस्टिस के एस्पेक्ट, जैसे कि मैंने बात की, उनको पता था, तभी रेटिफिकेशन हुई। लेकिन ये मामला ऐसा है कि, और क्लाइमेट चेंज आपके जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी, डेवोस की मीटिंग में भी ये कहा गया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा थ्रेट है और कंट्री लेवल पे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट बनता जा रहा है। लेकिन उस चीज़ को डेवलपमेंट प्रायोरिटी अभी तक आपके अमीर ममालिक नहीं बना पाए। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आप देखें, नेटो की कॉन्फ्रेंस होती है सिविल में, वो अपना फाइनेंस प्लेज कर देते हैं कि हम डिफेंस में 2035 तक 5%
कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन जब क्लाइमेट में अडेप्टेशन फाइनेंस की बात आती है, हर साल कॉप पे डिस्कशन होती है, वो उस पर प्लेज नहीं करते। तो ये ग्लोबल हिपोक्रेसी है, ये मैनिपुलेशन भी आप कह सकते हैं ग्लोबल लेवल पे, जहाँ पे ग्लोबल साउथ के कंट्रीज को, जिसमें पाकिस्तान है, दबाने की एक कोशिश है कि हम आपको नहीं करेंगे, आप तबाह भी होंगे पर हम आपको पैसे नहीं देंगे। और फिर वो कंट्रीज अपने आप को कहते हैं कि हम तो इक्विटेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। दिस इज नॉट इक्विटेबल, ये इनजस्टिस है जो हमारे साथ हो रहा है। बिल्कुल सही है। अब सवाल ये कि दुनिया हमारे साथ जो कर रही है, ये छोटे मुल्कों के साथ, तो वो तो अपनी जगह पे है। सवाल ये कि अब हमने क्या सोचा है, क्योंकि अब हम सिर्फ हमें सैलाब का सामना नहीं है, अब हम ये देख रहे हैं कि गर्मियों के मौसम में अब हमें शदीद तरीन गर्मियों का सामना है, और सर्दी के मौसम में शदीद तरीन सर्दियाँ पिछली दफ़ा भी हमने देखी। तो अब हम अपने तौर पर जो है क्या इक़दाम कर रहे हैं या क्या इक़दाम कर सकते हैं, और उसके अलावा मुझे ये भी बताइए कि आम आदमी जो है वो इसमें किस तरह से अपना कोई रोल प्ले कर सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि जब आपको अपना केस स्ट्रॉन्ग करना होता है इंटरनेशनल फोरम्स पे, तो आपको डेटा चाहिए होता है। और वो डेटा क्या होता है, पाकिस्तान को ये देखने की ज़रूरत है कि हमारा एक तो नुकसान तो हम बता देते हैं, लेकिन हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है कि हम उस नुकसान को अडेप्ट कर सकें, उसको बर्दाश्त करने की, क्लाइमेट शॉक्स को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी क्या है, जिसको आप अडेप्टेशन कहते हैं साइंटिफिक टर्म में। फिर हमारे डोमेस्टिक वसाइल कितने हैं कि हम उससे ओवरकम कर सकते हैं कि नहीं। इस साल जो सैलाब आए हैं 2022 और 25 के सैलाब में मेजर डिफरेंस है एनसो का। एनसो एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है जो पैसिफिक ओशन में आबो हवा के प्रेशर से वो डिटरमिन करता है कि साउथ एशिया में कितने बादल जाएंगे, बरसेंगे, और क्या बादल जाएंगे और नहीं बरसेंगे। तो 2022 के सैलाब में एनसो ने डोमिनेट किया था, यानी कि हम कह सकते थे क्लाइमेट चेंज की वजह से ये वेदर साइकिल चेंज हुआ है, लेकिन इतना क्लियरली क्लाइमेट चेंज की मैनिफेस्टेशन नहीं थी। इस साल आपका मॉनसून पैटर्न एकदम बे ऑफ बंगाल से एंटर हुआ है, जो कि सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन है, और इतना प्रोलॉन्ग स्पेल कि ये क्लाइमेट चेंज ड्रिवन है। तो अब हमें पता लग गया कि ये एक हार्श रियलिटी और हमें अडेप्ट करना है। हमारी रेजिलियंस डोमेस्टिकली हमें क्यों नहीं पता कि हम कितना अपने वसाइल जनरेट कर सकते हैं। देखिए, आपका पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज एक्ट कहता है कि आपको डोमेस्टिक क्लाइमेट फंड इस्टेब्लिश करना है, जिसको आपको यूज़ करना है जब इस किस्म के क्लाइमेट शॉक्स आते हैं, पर हमने इस्टेब्लिश नहीं किया हुआ। जब तक आपको अपने एग्जिस्टिंग वसाइल का नहीं पता, आप इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके ना कमिटमेंट्स दे सकते हैं, आप अपनी प्रायोरिटाइजेशन नहीं कर सकते। देखिए, अगर फंड आए भी, IMF का हमें रेजिलियंस फैसिलिटी मिली है, प्रायोरिटाइजेशन कैसे होती है, अडेप्टेशन किस सेक्टर में, एग्रीकल्चर में करनी है, वाटर पे करनी है, सूबों की अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म किधर है, 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई सब्जेक्ट है, चाहे वो वाटर हो, एनवायरनमेंट हो, क्लाइमेट हो, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बनाए। नो बिल्ड जोन्स हैं आपके दरियाओं की, ये आबी गुजरगाहें आपकी नो बिल्ड जोन्स हैं, आपके रिवर एक्ट मौजूद है, इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है, सजाएं इतनी हल्की हैं कि कोई दरख्त काट के आसानी से चला जाता है, आप उसको पकड़ ही नहीं सकते। टिम्बर माफिया, लोकल गवर्नेंस सिस्टम जिधर है, उनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि ये कितना बड़ा क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। वो कैपेसिटी असेसमेंट हमने नहीं की भी कि क्या हमारे डिपार्टमेंट्स इस काबिल हैं। सबसे पहले वी नीड टू पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। जब वो हम कर लें तो फिर हमारे पास टेबल टॉक करने के लिए एक लेवल आ जाता है कि ठीक है, ये हमारी कैपेसिटीज़ हैं, ये वसाइल हैं, अब आप बताएं कि इससे ऊपर का जो नुकसान हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है और वी नीड रेपरेशंस, हमें एड नहीं चाहिए। ये स्टांस, ये नरेटिव हमें छोड़ना होगा कि हमें दुनिया से इमदाद चाहिए। हमें इमदाद नहीं चाहिए, हमें हमारा राइट चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा प्रोसेस है जिसके पीछे पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। जब तक हम ये स्टांस नहीं अपनाएंगे, दुनिया आपको रोलती जाएगी। जैसे अभी अफगानिस्तान में ज़लज़ला आता है, वहाँ पे एड फ़ौरन आती है। पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज से इतनी तबाही होती है पर उस लेवल की एड नहीं आती। ये बताइए कि इनफरादी तौर पे क्लाइमेट चेंज के असरात को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कि इनफरादी तौर पे सबसे पहले आगाही होना, इस चीज़ को अपनी लाइफ के साथ लिंक करना कि मेरी नस्ल कल को ये हरियाली, और क्या मेरी नस्ल कल को इस मुल्क में रह पाएगी। ये सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज है कि अगर यहाँ जंगलात ख़त्म हो गए, यहाँ पे इस किस्म के एक सैलाब आते हैं, हम 30 साल पीछे चले जाते हैं, तो क्या बनेगा। और हमारे पास कोप अप की स्ट्रैटेजी नहीं है। इसको लिंक करें अपने साथ, अपने नस्ल के साथ, अपने आप के साथ, अपनी ज़ात के साथ। आप देखें कि आप क्लाइमेट चेंज को समझ पाएंगे। अभी मसला ये है कि आगाही का लेवल ये है कि नॉर्थ में सैलाबी रेले आ रहे होते हैं, साउथ से टूरिस्ट नॉर्थ में जा रहे होते हैं। तो बात यह है कि क्लाइमेट इमरजेंसी का नफाज ज़रूरी है ताकि आगाही मुहिम दी जाए। ये वॉर फुटिंग पे करने की ज़रूरत है। आपकी आवाम अभी भी इस चीज़ को सीरियसनेस से नहीं कंसिडर करती।